हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हुए हैं जिसके अंदर हम जो प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2 होते हैं, जो कि है सी सैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कवर कर रहे हैं। उसके जो पास्ट ईयर्स पेपर्स है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें 2014 का पेपर कवर हो चुका है और ये 2015 का पेपर कवर हो रहा है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आ चुका है और ये है सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन, जिसे मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ और आप पॉज करके देख सकते हो, रीड कर सकते हो। ओके, और ये है इसके क्वेश्चंस। ये थर्ड वाले पैसेज का क्वेश्चन है और ये फोर्थ पैसेज, और ये इसका क्वेश्चन, और ये पैसेज फिफ्थ, और ये इसका क्वेश्चन। और ये है आपके सामने हिंदी का पैसेज और क्वेश्चन। चलिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। हमारे हिंदी का पैसेज, और हम हिंदी का पैसेज पढ़ने से पहले कुछ रूल फॉलो करते हैं, जिसमें पहला रूल ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ें पैसेज को पढ़ने से पहले। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा कि उसके अंदर जो दिए गए कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन में सर्वाधिक तार्किक और युक्तियुक्त संगत पूर्वधारणा, ठीक है। तो हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट सेट रहेगा, माइंडसेट सेट रहेगा कि हम किस दिशा में किस चीज़ को सोच करके हम पैसेज पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये फ़ायदा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पैसेज का जो क्वेश्चन है पूर्व धारणा से रिलेटेड। पूर्व धारणा क्या है? एजम्पशन है, ठीक है, कि आप कल्पना कर रहे हो इस तरीके का, मतलब जो हकीकत दिया गया है आप उस हकीकत के इतर जा करके आप एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कि क्या हो सकता है, जो सीधी सीधी बात नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं पैसेज, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा आंसर है। तो पैसेज में लिखा हुआ है कि अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें, ठीक है। जो समृद्ध राज्य हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहन करें। ये वे राज्य हैं जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है और जिनके प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, अब उच्च है, जिस कारण वे भारत को पर्यावरण अनुकूली बनाने का जो भार वहन करने हेतु सक्षम हुए हैं। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि वह छतों के ऊपर सौर पैनल के प्रयोग से अपने स्वयं के उपयोग की जो स्वच्छ बिजली है वो उत्पादित करें, या वह निर्धन राज्यों को उनकी स्वच्छता ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके भी मदद कर सकती है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड, जो वितरण परिपथ जल यानी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके 95% भाग को नियंत्रित करता है, ठीक है। ओके, अत्यधिक गहरे घाटे में डूबे हुए हैं ये। ओके, ये डूबे हुए हैं घाटे में। ये घाटे आगे राज्य के सेवा प्रदाताओं, ठीक है, यूटिलाइज़र जो हैं, ठीक है, को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन पे, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्मी ईंधन को अपनाने से अधिक महंगा है। तो कुल मिला के इस पैसेज में बात ये हो रही है कि जो स्वच्छ ऊर्जा है उसका जो निर्धारण है वो अधिक सक्षम राज्यों को निम्न सक्षम राज्यों के प्रति अपने दायित्व के हिसाब से करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। ओके, क्योंकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा महंगा है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ये सीधी सीधी सी बात है, हमें इसके बारे में कल्पना सोचना है कि कल्पना क्या होगी, सीधी बात नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, वो है अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणीय होना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है अभी, तो चलो आगे का ऑप्शंस पढ़ते हैं। निर्धन राज्यों को जो है विद्युत के लिए सदा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।
हाँ, तो ये भी अज़्यूम किया जा सकता है क्योंकि इसमें सीधी-सीधी सी बात लिखी हुई है पैसेज में कि ऊपर वालों की नीचे वाले की हेल्प करनी चाहिए। तो इसको भी अभी रखते हैं ऑप्शन बी को। सी देखते हैं कि राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपने वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकता है। नहीं, गलत है, वो घाटे में चल रही। समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं लिखी गई। लेकिन आप ये चारों ऑप्शन को देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये अज़्यूम के नाम पे सारा नेगेटिव है, ठीक है? सारे उल्टे हैं, जो सीधी बात लिखी गई है वो नहीं है, ठीक? जैसे यहाँ पे वित्तीय सुधार, ठीक है? असमानता, जो आर्थिक असमानता को शो किया है। खैर, यहाँ पे भी जो 2 बातें लिखी गई हैं, ऑप्शन ए और बी। अपेक्षाकृत जो बी वाला है, निर्धन राज्यों को विद्युत के लिए सदा समृद्ध राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। सदा मतलब हमेशा। कुछ कीवर्ड से हम जो है ना एलिमिनेट कर सकते हैं। सदा मतलब हमेशा हो गया, और हमेशा एक नेगेटिव मतलब जनरली गलत होता है। ओके, जनरली। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणीय होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ए सही। ये है हमारा पैसेज 2 और ये है इसका क्वेश्चन 22। अरे वाह, छोटा सा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठकों को किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है। मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनको किस बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम करती है, जो हम ऊपर पैसेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? मतलब कि इसका सारांश क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ठीक है? केंद्रीय बिंदु क्या है जिसके चारों ओर बाकी सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक? अब चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज क्या कहता है कि स्ट्रेच ऑफ केरोसिन इस टॉपिक का नाम है, जो पैसेज है उसका। आगे इसको एक्सप्लेन किया है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में सजाई गई अनेक वर्षों से विवाहित, ठीक है, विवाहित किंतु निसंतान दंपति, ठीक, गुलेरी और मानक की कहानी है। तो ये एक कहानी है जिसका नाम है स्ट्रेंच ऑफ केरोसिन, ठीक। मानक की माँ खानदान के नाम को आगे जारी रखने हेतु एक पोता पाने के लिए तड़प रही है। तो अतः वो क्या करती है कि वो गुलेरी की गैर मौजूदगी में मानक का पुनर्विवाह करा देती है। तो गुलेरी बहू है और मानक इसका बेटा है, जो गुलेरी की गैर मौजूदगी में इसकी शादी वापस करा दी जाती है। मानक को जो अनिच्छुक और निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है। इस बीच उसका एक मित्र सूचित करता है कि गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर अपने कपड़ों पर केरोसिन डालकर आग लगा ली है, ठीक है। जो उसकी फर्स्ट बीवी थी उसने ये सुनी बात, तो वो सुसाइड कर लिया उसने, केरोसिन लगाकर, जला करके, मतलब खुद को। इससे मानक का दिल टूट जाता है और वह एक मुर्दा इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जब उसकी दूसरी पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है और फिर फूट पड़ता है, इससे यहाँ से दूर करो, इससे केरोसिन की दुर्गंध आती है। तो ये एक कहानी है दंपति की, और जिसमें केरोसिन का रोल है कि दूसरी विवाह पर उसने फर्स्ट बीवी ने खुद को आग लगा दी है। खैर, चाहे जो भी है, स्टोरी टेलर तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। खैर, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या करना है। ऑप्शन से हम पता लगाएंगे कि क्या चीज़ केंद्र में घूम रही, क्योंकि पूरी स्टोरी में बस इतना है कि आगे पोता चाहिए वंश बढ़ाने के लिए, और उस चीज़ के लिए विवाह कराया जा रहा है, ठीक है। और इस विवाह के कारण फर्स्ट बीवी ने आत्महत्या कर ली है। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से क्या सूट करता है। पहला ऑप्शन है कि इस बारे में जागरूक करना है, ये ध्यान में रखिए कि स्टोरी किस लिए। तो ऑप्शन ए है पुरुषवाद और अन्य गमन, ठीक है। दूसरा है प्यार और विश्वासघात। तो ये ऐसा कुछ नहीं दिया गया, पैसेज का मकसद वो नहीं है। और सी है महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की कमी। नहीं, क्योंकि इसमें विधि से रिलेटेड कोई भी बात पैसेज में लिखी ही नहीं गई है।
कि विधि उनके लिए है कि नहीं है तो उन्होंने इस्तेमाल किया है या नहीं है, ऐसी कोई भी बात कानूनी रिलेटेड पैसेज में नहीं हुई है, तो ये पूरी तरीके से तो ना है। अब दो है और ये डी है कि पितृतंत्रात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए और डी में 50-50 कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शन ए गलत होगा। क्यों? ये पुरुषवाद जो है वो ठीक है कि पुरुषवाद पुरुष को केंद्र में रख करके हर दौर में चला गया है आगे, ये इसका मायने निकलता है, ठीक है। यहाँ पे भी पितृसत्तात्मक मनोवृत्ति का प्रभाव, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो है ना अन्यगमन, इनफिडिलिटी, ठीक है, इनफिडिलिटी, ये यहाँ पे इसके वजह से ये कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि जो इनफिडिलिटी होता है उसका मतलब होता है बेवफाई, ठीक, विश्वासघात। तो ऐसा कोई बात नहीं है जिसकी वजह से ऑप्शन ए को कैंसिल किया जाता है और ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक। यहाँ पे यही मायने मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। पुरुषवाद और पितृसत्तात्मक दोनों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा पैसेज 3 और हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे पहले। उप्स, क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ कि जो सर्वाधिक तार्किक और युक्ति युक्त अनुमान, ठीक है, अनुमान क्या है, इन्फेरेंस इंग्लिश में कहा जाता है, वो क्या निकाला जा सकता है। अनुमान, सबसे ज़्यादा तार्किक अनुमान क्या निकाला जा सकता है, मतलब कोई केस दिया गया है और उस केस का नतीजा सबसे ज़्यादा किस चीज़ के क्लोज निकल रहा है, अनुमान, मतलब कि 80% सही होने वाले चांसेस को कहते हैं, ठीक है, या 99.99% वाले, ठीक, संभावना क्या है। तो चलिए देखते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद निकालते हैं कि अनुमान क्या है। तो पैसेज कहता है कि मतलब कहता क्या है, इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद हम बताएंगे कि कहता क्या है। तो सरकार का चरम लक्ष्य जो है, चरम लक्ष्य सरकार का डरा कर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है, ठीक, नहीं है, और ना ही आज्ञाकारिता, मतलब उसकी बात मानो कि अपेक्षा रखना है, बल्कि उसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना, जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। तो दूसरे शब्दों में लोगों के बिना खुद को या दूसरों को हानि पहुंचाए अस्तित्व बनाए रखने और काम करने के नैसर्गिक अधिकार को सशक्त करना है। सरकार का उद्देश्य लोगों को विवेकशील व्यक्तियों से बदल कर उन्हें पशु या कठपुतलियाँ बनाना नहीं, ठीक। सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक का प्रयोग करने को समर्थ बन सके। मतलब पूरे पैसेज में ये है कि गवर्नमेंट डोमिनेट नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि आप दूसरे की सुरक्षा और स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए बिना अपने आप को जितना डेवलप कर सकते हैं आप करें, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर जो ए है, अनुमान के हिसाब से सोचना है, ठीक है, अनुमान। तो पहला ऑप्शन है सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की वास्तविक लक्ष्य लिखा है, ठीक है, नागरिकों की सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित करना है। ओके, ये ठीक ठीक सा लग रहा है, बट हम आगे के भी ऑप्शंस पढ़ेंगे। सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें पूरा भी स्ट्रीम वर्ड्स आ चुके हैं। प्रायोरिटी है, नहीं, ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं है कि सभी लोगों को पूर्णतः उसमें बात की गई है कि दूसरे की सुरक्षा और स्वतंत्रता को हार्म नहीं करना है, ठीक है, पूर्ण तरीके से आप नहीं छूट दी जा रही। ऑप्शन सी है कि सर्वश्रेष्ठ सरकार वो है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। जीवन के सभी विषयों में, क्या सभी विषयों में वो पूर्ण स्वतंत्रता देती है? नहीं। पैसेज में लिखा हुआ है कि आपको दूसरे की स्वतंत्रता हम नहीं करनी है, ठीक है। तो एक तो ये भी यहाँ पे भी जो होता है एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कि सभी विषयों पे पूर्ण स्वतंत्रता, इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया।
ऑप्शन डी है कि सर्वश्रेष्ठ सरकार जो है वो है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। फिर से पूर्ण और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा नहीं लिखा है शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है, वो भी पूर्ण रूप से, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो एलिमिनेशन के हिसाब से ये तो पूर्ण, क्योंकि अनुमान देखिए पहली बात तो ये हिंट दे दी जाती रही है कि वो कैंसिल कैसे है। यहाँ बोला अनुमान, मतलब कि 100% जो है चीज़ें नहीं हैं, ठीक, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ क्या है कि पूर्णतः सभी को, यानी 100%, ये कैंसिल। पूर्णतः फिर से 100% की बात, इसलिए ये कैंसिल। यहाँ पे भी पूर्णतः फिर से 100% की बात, इसलिए ये कैंसिल, ठीक है। तो जब यहाँ पे बोल ही रहा है कि आप अनुमान लगाओ, और ये वर्ड्स भी हैं नहीं पैसेज पढ़ने के बाद भी, लेकिन एक और चीज़ है कि अनुमान का क्या मतलब है कि आप 100% नहीं कर रहे हो, पूर्णतः नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से भी ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट पैसेज है पैसेज 4, और चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ है क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कहता है कि सार्वधिक तार्किक और युक्तियुक्त संगत पूर्व धारणा, मतलब तार्किक है और युक्तियुक्त है, रीजनेबल है, और वो पूर्व धारणा है, ठीक है। एजम्पशन है, इज्यूम करना है, जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके आधार पर, दी गई चीज़ों के आधार पर आप इज्यूम कीजिए कि काश कि ऐसा होगा, काश कि वैसा होगा टाइप, ठीक है। हकीकत से इतर बात थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है। तो पैसेज है कि हमारे नगर निगमों में कर्मचारियों की कमी है, ठीक है। कर्मचारियों के कौशलों और सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती खड़ी करता है। एक तो कमी है और उनमें कौशल भी नहीं है, सक्षमता भी नहीं है, कैपेबल भी नहीं है, ठीक है। शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने की और आधारित संरचना की योजना बनाना और निष्पादित करना, यानी कि इम्प्लीमेंट करना बहुत जटिल कार्य है, ठीक है। इसके लिए उच्च कोटि की विशेषज्ञता और वृत्ति दक्षता, परफॉर्मेंस की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस ढांचे के अंतर्गत नगर निगमों में वरिष्ठ जो प्रबंधकों समेत कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, उसमें अपेक्षित तकनीकी और प्रबंधकीय सक्षमताओं के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान नहीं है। मतलब कि जो भर्ती की जा रही है वो जो नई तकनीक है उसके लिए उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो पर्याप्त नहीं है। काडर और भर्ती नियम सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण करते हैं। तो जो इन्होंने नियम बना रखे हैं उसमें बस ये है कि न्यूनतम शिक्षा चाहिए। इनमें प्रबंधकीय या तकनीकी सक्षमताओं का या संगत कार्य अनुभव का कोई उल्लेख नहीं होता, ठीक है। कि आपके पास और क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इससे रिलेटेड, उसका कोई उल्लेख नहीं है। इनका जो न्यूनतम एलिजिबिलिटी जो चाहिए उसके अंदर नहीं लिखा गया। अधिकांश नगर निगमों की यही स्थिति है। इनका संगठनीय अभिकल्प, यानी जो डिज़ाइन है और संरचना भी कमज़ोर है। कुल मिलाकर के पैसेज में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि नगर निगम में जो कर्मचारी भर्ती होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनमें न्यूनतम शिक्षा की ज़रूरत होती है, हाँ तभी वो वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और उनके न्यूनतम शिक्षा सिर्फ क्या ये होती है, क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी होती है, और उसमें ना तकनीकी क्षमताएं होती हैं, ठीक है, ना तकनीक को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो है। तो ये प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से जो नगर निगम का ढांचा है वो कमज़ोर है। तो चलिए देखते हैं कि अब ऑप्शंस क्या हैं। तो जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए, कि शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है जिसके लिए पूरे देश में नगर निकायों के संगठन विस्तार की आवश्यकता है। तो क्या आप ये पैसेज पढ़ के ये अनुमान लगा सकते हो कि हमें ये करना चाहिए? नहीं, ये गलत है, सरासर गलत है। बी है कि हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमताओं वाले ज्येष्ठ कर्मचारी हों। तो हाँ, ऐसी बात तो कही गई है कि इन चीज़ों की कमी के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बेहतर नहीं हो रही हैं। तो अगर इसको बेहतर किया जा सके तो हम
अधिक सक्षम हो सकते हैं। लेकिन खैर देखते हैं आगे ऑप्शंस क्या है, इससे बेहतर है क्या। ऑप्शन सी है कि कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। क्या मतलब है इसका, फिर से पढ़ते हैं। कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी, मतलब जो कैपेबल है उनकी कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। हाँ, तो ये तो हकीकत में कि ऐसे कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं चाहिए, हमें एज्यूम करना है, ठीक है, वो भी तार्किक रूप से। डी है कि हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए ऐसी कोई बात ही नहीं करी गई। शहरीकरण, जनांकीय लाभांश, डेमोग्राफी डिविडेंड और लाभाव, ऐसी कोई बात ही नहीं की गई, तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक, जो सी को कैंसिल करने का जो रीज़न है कि जो पैसेज में दिया गया है उसको एग्जैक्टली लिखा गया है, ठीक है, उसका मायने लिखा गया है, ये समझ लीजिए कि उसका सारांश टाइप का। बट हमें सारांश नहीं, हमें पूर्व धारणा को ये करना है, वो भी तार्किक रूप से। तो तार्किक रूप से का मतलब है कि जो भी पैसेज में दिया गया है उसमें जो नहीं हो रहे हैं अगर वो होते वाला सेंस, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है कि हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता जीवन उपलब्ध करा सकते हैं। देखो, एक तो कीवर्ड्स आपको यही मिल गया, अगर आप देखना चाहो तो, कि करा सकते हैं। क्या कर रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो कि अगर ऐसा हो सकता है तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पहला कीवर्ड तो यही है, ठीक है, ये मेरा अपना ट्रिक है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो यही हो सकता है कि आप एज्यूम करते हो, आप एजम्पशन रखते हो, तो आप ऐसी बातें करते हो कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं है, अगर ऐसा हो सकता तो ऐसा आगे भी चल के हो सकता है, ठीक है, तो आप ऐसी बातें करोगे। दूसरा है कि इसमें दिया हुआ कि हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक, यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षा कौशल और सक्षमताओं वाले जो यष्ट कर्मचारी हैं, मतलब जो कैपेबल कर्मचारी हों। तो यही तो है कि पैसेज में ऐसा नहीं है कि इनकी कमी की वजह से चीज़ें आगे बेहतर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अगर ये बेहतर होती तो और अच्छा होता, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक, और वो भी तार्किक क्यों, क्योंकि पैसेज में ये सारी चीज़ें कमी के बारे में बात की गई है, तो ये तार्किक हो गया। तो उनके आधार पे, तर्कों के आधार पे हम अज्यूम कर रहे हैं आगे के लिए कि अगर ऐसा होता तो शायद ये ऐसे हो सकता है। तो इस आधार पे हमारा बी ऑप्शन सही है। मतलब चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, बट एक बार ही आप अगर समझ जाओगे अच्छे से तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, और ये है हमारा पैसेज नंबर 5। और जैसा कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, मतलब पैसेज, ठीक है, पैसेज में सबसे तार्किक उपनिगमन यानी कि कोरोलरी क्या है, ठीक। अब कोरोलरी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है, रिजल्ट क्या हो सकता है, ठीक है, और रिजल्टेंट क्या होगा, कौन सी, मतलब फाइनली सारांश क्या निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा, जो भी चीज़ की ये फाइनल क्या हो करके निकली है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है उपनिगमन का। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी के पैसेजेस हैं उसमें जो वर्ड्स हैं, जैसे अगर ये लिखा हुआ है तो शायद ही मुझे लगता है कि आप बहुत लोग समझ पाए कि उपनिगमन क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा रिजल्ट क्या है निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा। तो चलिए पैसेज देखते हैं कि सबसे तार्किक परिणाम क्या हो सकता है। तो वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं, ठीक है। वे समूह संगम नृत्य करते हैं। नर और मादा पक्षी अपने चूज़ों से बहुत प्यार करते हैं, और जब नर और मादा दोनों भोजन की तलाश में दूर उड़ जाते हैं तब सुरक्षा के लिए उन चूज़ों को क्रैशों में एकत्र रख जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेमिंगो पक्षी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पक्षी जब खाना भोजन की तलाश में चले जाते हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको क्रैशों में रख देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और ये समूह में डांस करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। चलो
ये तो सीधा सीधा से था। अब देखते हैं ऑप्शन ये क्या है। तो ऑप्शन ए जो है, ठीक है, कि सभी स्पीसीज जो है उसके पक्षियों में सामूहिक निरण यानी कि नेस्टिंग अनिवार्य है ताकि उनकी संततियों को पूरी तरह से जीवित बनी रहे, मतलब कि आगे उनकी संतानें बढ़ती रहें, सुरक्षित रहें। तो पहली बात, ये तो सही नहीं है। रीज़न क्या है कि एक तो ये सभी स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है। क्या पैसेज में सभी स्पीसीज़ के बारे में बात की गई है? तार्किक रूप से तो यही सही है कि सभी के बारे में बात नहीं की है। इसमें सिर्फ एक प्रजाति के बारे में बात की है, वो है फ्लेमिंगो। ठीक, तो इस हिसाब से लॉजिकली ये इस हिसाब से कैंसिल होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड्स दिया हुआ है, अनिवार्य। ठीक, तो इस वजह से भी ये कैंसिल होता है। लेकिन ये जो अनिवार्य है ये आपके सही आंसर पे एक तरीके से मुहर मारने का कार्य करता है कि हाँ आप सही। तो क्या ये इस पैसेज का रिजल्ट है? नहीं। दूसरा है कि सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है, अतः वे अपने चूज़ों को सुरक्षापूर्वक पालने के लिए और सामूहिक मतलब नेस्टिंग जो होती है अपना सकते हैं। तो क्या सिर्फ पक्षियों में ये सामाजिक है? लॉजिकली तो नहीं है। ठीक है, ठीक, पक्षियों में, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पक्षियों में ऐसे किया हुआ है, मतलब ये पूरे पक्षी कम्युनिटी को ले रहे हैं। ठीक, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ फ्लेमिंगो की बात की गई है। ऑलवेज रिमेंबर कि पैसेज में क्या लिखा है। ठीक, सिर्फ फ्लेमिंगो की बात की गई है। अगर ये सभी पक्षी भी कर रहे हैं तो भी एक पक्षी कम्युनिटी को ला रहे हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो एक स्पेसिफिक स्पीसीज है जिसके बारे में ये जो क्राइटेरिया है उसके बारे में पैसेज में बात की गई है। दैट्स इट। इस हिसाब से ये कैंसिल हुआ। सी ऑप्शन है कि कुछ स्पीसीज के पक्षियों में ठीक है, अब सिर्फ पक्षियों में किया गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो सिर्फ जो है वो एक्सट्रीम वर्ड्स था। अब यहाँ पे कुछ भी है, कुछ एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, बट हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक, कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की विषमताओं को बढ़ा देता है। ये ठीक ठीक सा लग रहा है, बट हम आगे जाएंगे। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी है कि सभी स्पीसीज के पक्षी अपने चूज़ों को सामाजिक व्यवहार और निष्ठा के लिए क्रैशों की स्थापना करते हैं। तो ऐसा करते हैं क्या सभी स्पीसीज? फिर से एक्सट्रीम वर्ड, और ये सभी के बारे में है। ठीक है, सभी पक्षियों के बारे में, सभी स्पीसीज जो है पक्षियों के उसके बारे में, तो ये नहीं है। तो आप एलिमिनेशन के हिसाब से भी यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। ओके, यहाँ पे कुछ के बारे में बात की जा रही है, तो कुछ में वो स्पीसीज आ सकते हैं कि हाँ ये पूरी कम्युनिटी उसमें ये वाला पार्ट बस इनका है, तो वहाँ पे ये रखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, यहाँ सभी और अनिवार्य है पैसेज के हिसाब से सूटेबल नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट है इंग्लिश का पैसेज, तो मैं इसको स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये है इसका क्वेश्चन, और ये है नेक्स्ट पैसेज। और ये है इसका क्वेश्चन। तो ये है हिंदी का पैसेज अपना। ठीक है, और इसका भी क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है? हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन पढ़ना कि पैसेज में सर्वाधिक तार्किक, ठीक है, तर्कसंगत और महत्वपूर्ण संदेश क्या है? ओके, तो संदेश क्या दे रहे हैं, मैसेज क्या दे रहे हैं, मतलब कि कहानी पूरी और उसका क्रक्स क्या हो सकता है, निष्कर्ष क्या हो सकता है जिससे सीख मिल सकती है। ठीक है, कहानी का मतलब और उससे मिलने वाला जो इम्पॉर्टेंट सीख है वो क्या हो सकता है। ठीक है, जो बाकियों के लिए इम्पॉर्टेंट ठहराया जा सकता है, केंद्र बिंदु में रहेगा। चलो तो देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि सॉरी पैसेज है ये क्वेश्चन थोड़ी ही ना है। तो पैसेज में लिखा है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या में रहते हैं। ये वित्तीय और जो फंक्शनल रूप से
अशिक्षित हैं, मतलब ये अशिक्षित हैं और प्रौद्योगिकी के साथ इनका अनुभव नगण्य है, टेक्नोलॉजी से वास्ता नहीं। एक विशेष क्षेत्र में जहाँ महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा जो है स्कीम, इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में मजदूरी सीधे निर्धनों के दी जाती है उनको डायरेक्ट। एक अनुसंधानात्मक अध्ययन है, ठीक है, मतलब उस पर स्टडी की गई है और पाया गया है कि मजदूरी प्राप्त करने वाले प्रायः यह मान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में गांव के नेता की मध्यस्थता आवश्यक है, ठीक है। तो जो मजदूरी प्राप्त करने वाले हैं वो ये मान रहे हैं कि उनके जो नेता हैं गांव के, उनको इसमें मध्यस्थता का रोल अपनाना चाहिए, जैसे कि पूर्व में कागज़ों पर आधारित व्यवस्था में होता था, ठीक, जैसे पहले होता था। इस जो केस स्टडी हुई है उसके अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता रखने वाले का दावा करने वाले परिवारों में से 1/3 से अधिक परिवारों ने बताया कि वे सभी में मनरेगा की मजदूरी नगद रूप में सीधे गांव के नेता से प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, तो इन्होंने जब स्टडी आई की गई इस मामले में, तो वो बोलते हैं कि कम से कम जो है एक बैंक खाता रखने वाला जो है वो दावा करता है कि जो परिवारों में 1/3 से अधिक परिवार जो हैं वो बताते हैं कि सभी मनरेगा के जो मजदूरी है लेते हैं वो सीधे नगद रूप में लेते हैं, गांव के नेता से प्राप्त करते हैं। ओके, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो ये स्कीम लाई गई थी मनरेगा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबका के खाते में उनका जो तनख्वाह है, जो उनकी मजदूरी है, वो डायरेक्ट पहुँचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया गया कि बीच की मध्यस्थता को ख़त्म की जा सके, क्योंकि ये बिचौलियों की वजह से ही इनका बहुत शोषण हुआ है। लेकिन स्टिल यहाँ पे बिचौलिए शामिल हैं और जैसे पहले कागज़ों के पे आधारित होता था, तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि आप जो अशिक्षित लोग हैं उनको अभी भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आपको शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी का वास्ता रखना कितना ज़रूरी है। तो फिर देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि मनरेगा का प्रसार सिर्फ उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता है। नहीं, ऐसा इस पैसेज में संदेश नहीं दिया गया है और यहाँ पे एक सिर्फ भी आ गया है जो कि स्ट्रीम वर्ड है, ठीक, तो इस हिसाब से भी ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी है कि वर्तमान परिदृश्य में कागज़ों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है वर्तमान समय में। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो इस तरफ इसलिए बढ़े ना ताकि प्रॉब्लम्स ना हो बीच में, क्या कहते हैं, छेड़खानी ना हो खाते के साथ, पैसों के साथ। तो कागज़ी रूप से जो होती थी हमेशा, उसी को तो ठीक करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान है उसकी तरफ बढ़े हैं। ऑप्शन सी है मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना नहीं था। ऐसा नहीं है, बिचौलियों को समाप्त करना ही था उद्देश्य। यही तो इतिहास के समय से लूटते खसोटते हैं मजदूरों को। खैर, और अब तो 3 कैंसिल ही हो गए, तो डी ऑप्शन सही होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं इसको कि ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक है। हाँ, ये है पॉजिटिव। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि संदेश जो होता है ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया कि रिज़ल्ट क्या होगा, उप निगमन जैसे आ गया अगर क्वेश्चन में, तो वहाँ पे वो जो भी दिया गया है पैसेज में उस हिसाब से वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बट जब संदेश के बारे में बात करते हैं तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि आप अगर किसी को कुछ संदेश देना चाहोगे किसी कहानी के माध्यम से, तो आप नेगेटिव नहीं देना चाहोगे, आप पॉजिटिव देना चाहोगे, आप पॉजिटिव चीज़ें फैलाना चाहोगे। तो आप इस सेंस में भी यहाँ पे ये पॉजिटिव है और पैसेज में भी यही कहा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट है कि पैसेज में क्या कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हमारी लॉजिक लगती हैं वो उसके बाद है, सेकेंडरी है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज है हमारा और हम इसका क्वेश्चन देखने चलते हैं, कहाँ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि जो पैसेज है और उससे रिलेटेड नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसमें विचार करना है, तो ठीक है हम यही पढ़ लेते हैं। तो विकासशील देशों में मानव विकास और नीतिगत विकल्पों के लिए
मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यकता है। और सेकेंड है कि मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक रूप से परस्पर संबंधित नहीं है। और थर्ड है केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। कुछ पैसेजेस ऐसे होते हैं कि जिसमें आप डे टू डे लाइफ में चल रहे होते हैं, ठीक है, वर्तमान में प्रासंगिक होते हैं, या आप जनरली उसका आंसर कर पाओगे। इस तरीके का है, जैसे पर्यावरण से रिलेटेड आ गया, सोसाइटी से रिलेटेड आ गया, सोशल इश्यूज़ पे आ गए, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सहजता होगी, लेकिन आप फिर भी पैसेज पढ़ना, ठीक है। तो पैसेज में क्या है कि मानव विकास को संवर्धित करने वाला व्यक्ति, समूह और नेता कड़ी संस्थागत, संरचनात्मक और राजनीतिक बाध्यताओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, जिनसे नीति के विकल्प प्रभावित होते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, किंतु अनुभव यह सुझाव देता है कि मानव विकास हेतु एक उपयुक्त कार्यसूची को आकार देने के लिए व्यापक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अनेक दशकों के मानव विकास के अनुभव से इस एक महत्वपूर्ण बात का पता लगता है कि आर्थिक समृद्धि पर ही अनन्य रूप से ध्यान केंद्रित करने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे पास स्वास्थ्य और शिक्षा को उन्नत करने के तरीकों की अच्छी जानकारी तो है, लेकिन समृद्धि किन कारणों से होती है इसे समझने में काफ़ी कमी है। ठीक, और समृद्धि प्रायः भ्रामक है। साथ ही समृद्धि पर असंतुलित रूप से बल देने से प्रायः पर्यावरण पर नकारात्मक परिणाम और वितरण में प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। ठीक है, कि हम समृद्धि पे अगर असंतुलित तरीके से ऐसे सोचते हैं तो नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। समृद्धि के प्रभावशाली कीर्तिमान वाला जो चीन का अनुभव है, इन व्यापक सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है और मानव विकास के गैर आय पहलुओं में निवेश को प्रमुखता देने वाले संतुलित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने के महत्व पर बल देता है। कुल मिला के इसमें यह है कि आपके पास शिक्षा के लिए तो आपने टेक्निक इस्तेमाल कर ली, लेकिन समृद्धि यानी आगे बढ़ने, डेवलपमेंट के लिए जो आप काम करते हो वो संतुलित नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसका नकारात्मक परिणाम होता है। चीन का अनुभव रहा है, समृद्धि का जो प्रभावशाली कीर्तिमान उसने हासिल किया है, तो उसको प्रतिबिंबित करता है कि वो कैसे कैसे समृद्धि पाया है। ठीक है, चलो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट जो है, विकासशील देशों में मानव विकास और नीति विकल्पों के लिए मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यकता है। अरे इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सही है या गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि सही क्या है उपरोक्त में से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन के हिसाब से जो मानव विकास है वो नीति विकल्पों के लिए मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि एकमात्र आवश्यकता है ऊपर के पैसेज के हिसाब से, वो भी विकासशील देशों में। ठीक, हमें पढ़ाई के साथ साथ जो है समृद्धि के बीच में ना बैलेंस करना है। ऑप्शन बी जो है, अब अगर ए कैंसिल हो गया है तो ये, और ऑप्शन ए और डी कैंसिल हो गया, दो मतलब सही है, तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक रूप से परस्पर संबंधित नहीं है। हाँ, हमेशा नहीं है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ये परस्पर लिखा हुआ है, कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं है यहाँ पे, तो इस हिसाब से भी ये सही है, ऑप्शन के हिसाब से भी सही है। केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें पर्यावरण और मानव विकास के बीच में संतुलित रखना चाहिए, जो भी हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से और एक्सट्रीम वर्ड के हिसाब से भी ये वाला गलत हो गया, मतलब 3 कैंसिल हो गए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। उसी पैसेज से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारणाएं क्या हैं। ठीक है, मतलब कि अजम्पशन। ठीक, इंग्लिश में एक ही वर्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में पलट पलट के वर्ड देते हैं, पता नहीं क्यों। इतना टेक्निकल बनाने का क्या मतलब है कि ज़्यादा दिमाग लगाओ क्वेश्चन में। शायद इसी वजह से बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इतनी बार क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है सवाल। जब तक बच्चा कहने जाता है जवाब, वो उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। खैर चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला है, आर्थिक असमानता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है। नहीं, उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य नहीं है। बैलेंस करो, बैलेंस करो।
तो एक तो गलत हो गया, तो ये ऐसे ही गलत है एक, और ये सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। बी और डी में देखते हैं। जो क्वेश्चन 2 है ऑप्शन में, पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी, ठीक है, आर्थिक समृद्धि का भी परिणाम होता है कभी कभी। ये संतुलित आंसर है, ठीक है, कि हाँ होता है कि आप समृद्धि, पैसेज में भी है कि आप समृद्धि के चक्कर में आप पर्यावरण को भी हानि पहुंचा देते हो कभी कभी, ठीक। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। हमारा नेक्स्ट है पैसेज जो कि है इंग्लिश का, और ये मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये पैसेज 2 है। और ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये अपने हिंदी का पैसेज है। तो चलिए इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन में है कि सार्वधिक तार्किक उपनिगमन कोरोलरी यानी कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक। अब चलिए पढ़ते हैं कि क्या होगा पैसेज में। तो जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से ही भूखमरी का शिकार है, ठीक है। कमी हो रही है उपज में फसलों की, और वो भी है जलवायु परिवर्तन के कारण। और जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य ही नहीं बल्कि पोषक तत्व भी अपर्याप्त होते हैं। जैसे जैसे फसलों की उपज और जीविका पर खतरे की स्थिति बन रही है, सबसे गरीब समुदायों को ही भूखमरी और कुपोषण के बढ़ने के समेत जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से ग्रस्त होना पड़ेगा। दूसरी ओर गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक भी है, और परिणाम भी गरीबों पे पड़ रहा है, और कारक भी गरीब हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निराशोनात्मक समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के आधारणीय यानी अनसस्टेनेबल जो उपयोग है उसका आश्रय लेती है। यानी कि निराशोनात्मक यानी कि जो निम्न तबके के समुदाय हैं, जो गरीब हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं जो अनसस्टेनेबल है। यानी कि ये लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे जिससे धुआं उत्पन्न होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें का इस्तेमाल करेंगे और कार्बन को जनरेट करेंगे, तो इनका भी पार्टिसिपेंट अधिक होता है। अगर इनके पास पैसे होते तो शायद ये सिलेंडर ले पाते, या अन्य स्कीमों के तहत भी वो उठा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पुराने पैसेजेस में पढ़ा कि अशिक्षित होना भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर जाता है आपको डेवलप नहीं करने में, ठीक। तो खैर आगे देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जो है उसमें लिखा है कि सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदायों को दिए जाने वाले खाद्य उत्पादों सब्सिडी में वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है आपको पैसेज में, ठीक है, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और ना ही हम रिजल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी कहा ही नहीं गया। ओके, दूसरी चीज़ है कि ऑप्शन बी, निर्धनता तथा जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणालियों में पुनर्कल्पना करनी चाहिए। ये ठीक सा लग रहा है, बट हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम आगे के ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। तो ऑप्शन सी जो है, विश्व के सभी देशों को गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना ही चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौमिक समस्या की भांति देखना चाहिए। ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा ऑप्शन सी, बट ये करेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने जो पैसेज में पढ़ा है उसमें गरीब जो है वो कारण और परिणाम दोनों झेलते हैं, वजह भी बनते हैं और उसका होने वाला जो रिजल्ट है वो भी गरीबों पे ज़्यादा पड़ता है। क्यों? जलवायु, क्या यहाँ इस पैसेज में कहीं पे भी जलवायु की बात की गई है? नहीं, इस वजह से ये कैंसिल है सी। डी में क्या है कि हमें तुरंत आधारणीय अनसस्टेनेबल कृषि पद्धतियों को बंद कर देना चाहिए और खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड भी है कि तुरंत। क्या हम ऐसा कर सकते हैं लॉजिकली भी कि हम तुरंत अनसस्टेनेबल कृषि को बंद कर दें? इतनी लेवल पे गरीबी है
इतने लेवल पे लोग अनसस्टेनेबल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको तुरंत कहाँ से बंद कर दोगे? तो ये भी नहीं, इस हिसाब से भी हमारा सही आंसर फिट बैठता है, क्योंकि इसमें निर्धनता भी है और जलवायु, तो ये दोनों की बात भी की गई है और ये बात तो एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और इस पे हमको सोचना चाहिए, तो ये बेटर ऑप्शन है यहाँ पर। ये है पैसेज 2 और इसका देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक अनुमान लगाना है, ठीक है, अनुमान यानी कि नॉट 100%, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पैसेज कह रहा है कि विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ने पाया है कि उन्नत अर्थव्यवस्था से उभरती अर्थव्यवस्था के कुल ऋण और इक्विटी निवेश में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का अंश पिछले दशक में दुगुना होकर के 12% हो गया, मतलब कि बढ़ा है, ठीक है। तो इस घटना से क्या होगा? तो भारतीय नीति निर्माताओं पर प्रभाव संभावित है। अब वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगी जो अट्रैक्ट कर पाएँ पोर्टफोलियो को। क्यों अब प्रभावित होंगे? यहाँ पे लिखा है क्योंकि ऋण तथा इक्विटी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश बढ़ता रहा। इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील, ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग नीति में असन्य उत्क्रमण यानी इमिनेट रिवर्सल होने की दशा में एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रियाओं के रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो फेडरल रिजर्व है, ठीक है, उसके जो मात्रात्मक ढील है वो बाकी सारे देशों पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक। यहाँ पे सिंपल सी बात ये है से कि निवेश किया जाए किसी जगह पे, नहीं किया जाए, किसी को पोर्टफोलियो के लिए अट्रैक्ट किया जाए, बैंकों में क्या स्थिरता रहेगी, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अच्छी नहीं है। नहीं, हम ऐसा कुछ निकाल नहीं सकते रिज़ल्ट, ठीक है। ये इफ़ेक्ट करती है, इसका ये डायरेक्ट रिज़ल्ट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो है उन्नत अर्थव्यवस्थाएं विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती हैं। ये आपको कहीं कहीं लग रहा होगा, बट ये यहाँ पे आपको नेगेटिव आ रहा है, लग रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट ठीक है, हम इसको ऑप्शन में रखते हैं। सी ऑप्शन है कि भारत को भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आप ये रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्था को उन्नत अर्थव्यवस्था से मिलने वाले जो आघातों का खतरा रहता है, हाँ, तो ये आपको बेटर ऑप्शन लग रहा होगा अपार्ट फ्रॉम बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है उन्नत अर्थव्यवस्था को विश्व वित्तीय स्थिरता को खोखला करती है। नहीं, ये भी ऐसा नहीं है कि वो खोखला करती है, प्रभाव डालती है, ठीक है। ये हमेशा नहीं होता कि खोखला करती है, और ना ही यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज़ हुआ है कि कुछ के समय या इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं होते हैं जहाँ पे संभावित होते हैं, वो नहीं है, और यहाँ पे आघात का खतरा रहता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी सही है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और हमारे लास्ट वीडियो को भी बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला है, तो और मैंने इसमें और अच्छे से इस वजह से समझाने की और ज़्यादा कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।